Good morning children. This is Varuna Sharma and now we are in 12th class. बेटा अभी हम 12th क्लास में हैं और अभी हम 12th क्लास का नेक्स्ट अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ फ्रूट फ्लाई। यानी थॉमस हंट मॉर्गन जो कि अमेरिकन जेनेटिस्ट थे, उन्होंने एक जैकपॉट को ढूंढ लिया था एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए। मेंडल ने अपने लॉज तो बना दिए थे, लेकिन उन लॉज की बेस पर आगे वेरिफिकेशंस होने थे दूसरे फिनोमेनास के लिए। तो वो वेरिफिकेशन करना, एक्सपेरिमेंटली उनको प्रूव करना, वो सारे जो काम किए गए, सारी डिस्कवरीज हुई, उसके लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने काफ़ी ज़्यादा काम किया। और इन्होंने जो है एक जैकपॉट ढूंढ लिया। वो जैकपॉट था फ्रूट फ्लाई, जिसको हम क्या कहेंगे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या क्या काम किए और जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को उन्होंने सेलेक्ट किया एज एन एक्सपेरिमेंटल टूल, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस थे, क्यों उसी को उन्होंने सेलेक्ट किया। तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए, थॉमस हंट मॉर्गन जो कि अमेरिकन जेनेटिस्ट थे और इन्हें जो है हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इसलिए इन्हें कहा जाता है कि जेनेटिक्स तो मेंडल ने स्टार्ट करवाई दी थी, उन्होंने लॉज दे दिए थे, लेकिन उन्हीं फिनोमेना के बेस पर, लॉज के बेस पर जब धीरे धीरे आगे हमने बढ़ना था, जीन्स डिस्कवर हो रहे थे, बाकी सारे काम हो रहा था, जीनोम जीन पूल की जब बात चल रही थी, तो उसके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेनास को डिस्कवर करना, उनके बारे में बताना और जो मेंडल्स के लॉज थे उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना, वो सारा काम किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। और जो जो थ्योरीज इनसे पहले साइंटिस्ट दे चुके थे उनको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फिर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इनके वर्क के लिए, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया जेनेटिक्स फील्ड में, उसके लिए इनको 1933 में नोबेल प्राइज मिला था। और इन्होंने जो है प्रॉपरली अगर लें तो लिंकेजेस के ऊपर इन्होंने जो है फिनोमेना दिया, लिंकेजेस बताए, लिंकेजेस क्या होते हैं। लिंकेजेस क्या होते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के जीन्स के सेट एज इट इज बिना किसी चेंज के एज इट इज जो ऑफस्प्रिंग से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो होते हैं लिंकेजेस। तो लिंकेजेस के बारे में इन्होंने बताया। म्यूटेबिलिटी ऑफ जीन्स की क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं या जीन्स किस तरीके से म्यूटेशंस करते हैं, उस बारे में इन्होंने बताया। म्यूटेशंस मीन्स सडन चेंजेस, तो अगर कई बार चेंजेस आ जाए तो वो क्यों आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, वो फिनोमेना इन्होंने दिया। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर यानी जहाँ से रिकॉम्बिनेशन लीड होते हैं, रिकॉम्बिनेशंस कैसे डेवलप होते हैं, क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, वो सब इन्होंने डेवलप किया, वो सब इन्होंने बताया। फिर सेक्स लिंकेजेस के बारे में इन्होंने बताया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में इन्होंने बताया और लिंकेज मैप इन्होंने तैयार करने बताए। यानी इस तरीके से अगर देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसको एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव भी किया और उन फिनोमेनास को इन्होंने एक्सपैंड भी किया। साथ साथ इनको हम फ्लाइंग मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, हम इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और साथ साथ फ्लाइंग मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। फ्लाइंग मैन ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहते हैं कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल टूल अपने लिए सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और वो टूल था फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और इस फ्रूट फ्लाई को या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हम जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं कि ये जेनेटिक्स के लिए जैकपॉट हाथ लग गया था कि इसके हाथ लगते ही बहुत तेजी से इस फील्ड में जो है नई नई जानकारियाँ मिलनी शुरू हुई, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हो गए। अब ये तो हम बात कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ड्रोसोफिला को एज एन एक्सपेरिमेंटल टूल सेलेक्ट किया था, इसीलिए इनको कहते हैं फ्लाइंग मैन ऑफ जेनेटिक्स। फाइन, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी द थ्योरी ऑफ जीन्स 1917 में, और इस बुक में इन्होंने जो भी इन्होंने काम किया था
उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म में एक्सप्लेनेशन भी दिए थे इन सब फिनोमेनास को लेकर। फाइन, तो यहाँ से आपने कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो थॉमस हंट मॉर्गन क्या हो गए, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जबकि आप ध्यान रखें फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है और ये है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए। फिर इन्हें नोबेल प्राइज मिला है 1933 में। इनको फ्लाइंग मैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इन्होंने जो बुक लिखी दैट इज द थ्योरी ऑफ जीन्स इन 1917 में आई इनकी ये बुक। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल टूल सिलेक्ट किया वो एक एनिमल था और वो था एक फ्लाई, एक मक्खी, हाउस मतलब फ्लाई कह सकते हैं उसको, फ्रूट फ्लाई कॉमनली कहते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, और कॉमनली ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस थे, यानी ये पाइजम सेटाइवम जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सिलेक्ट किया था एज एक्सपेरिमेंटल टूल, उससे भी बेटर इसने रिजल्ट्स दिए। और वो क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सिग्निफिकेंस है, या हम ये भी कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी ले सकते हो कि कई बार क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्रोसोफिला ओवर पीस, ठीक है, एंड व्हाई मॉर्गन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई एज एन एक्सपेरिमेंटल टूल। तो ये इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आते हैं, या व्हाट आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ फ्रूट फ्लाइज, तो वहाँ पर हम ये सारे पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे, इनके एडवांटेजेस क्या क्या है। ये है एडवांटेजेस ऑफ फ्रूट फ्लाई ओवर पी, अगर हम ले तो वो क्या क्या है देखिए। फर्स्ट है इजीली अवेलेबल है, ये इजीली अवेलेबल है, जो पके हुए फल होते हैं उसके ऊपर ये घूमते हुए आसानी से मिल सकते हैं। सो इजीली अवेलेबल होविंग ओवर राइप फ्रूट्स, जो राइप पके हुए फल हैं उनके आसपास घूमते हुए आसानी से ये मिल जाता है ड्रोसोफिला। फिर सेकंड देखिए, क्योंकि एनिमल का साइज बहुत छोटा है, अगर हम एवरेज साइज लें तो एवरेज साइज इसका 2 मिलीमीटर है, और 2 मिलीमीटर एक छोटा सा साइज है, इतना सा साइज होता है, छोटा सा साइज। तो ये जो फ्रूट फ्लाई है इसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करा सकते हैं, कहीं पर भी ग्रो करा सकते हैं, आप लेबोरेटरी में भी इसको ग्रो करा सकते हैं। एक छोटी सी बॉटल में अगर हमने यीस्ट का कल्चर रखा है तो उस यीस्ट कल्चर से एक छोटी सी बॉटल में भी हम इनको ग्रो करा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सिंथेटिक मीडियम, और भी अगर यीस्ट के अलावा दूसरा अगर हम कोई सिंथेटिक मीडियम ले, फॉर एग्जांपल व्हीट क्रीम के साथ अगर हमने मोलेसेस और अगर को मिक्स कर लिया, उनका भी अगर मिक्सचर अगर हम ले, उसमें भी इजीली हम इनको ग्रो करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कल्चर मीडियम में, सिंथेटिक मीडियम में इजीली कहीं पर भी ग्रो कराए जा सकते हैं। अब एक छोटी सी शीशी में अगर ग्रो कर रहा है तो यू कैन ग्रो दीज ड्रोसोफिला एनीवेयर, चाहे तो घर पे चाहे लेबोरेटरी में, कहीं पर भी इजीली आप ग्रो करा लें, बस आपके पास वो कल्चर मीडियम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि लाइफ साइकिल इज़ वेरी शॉर्ट, इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, 2 वीक्स की लाइफ साइकिल है। 2 वीक्स में ये सारे रिजल्ट दे देंगे, नई जनरेशन भी आ गई, मैच्योर भी हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया, और फिर लाइफ भी ख़त्म हो गई। यानी नेक्स्ट प्रोजेनी हमें हर 2 हफ्ते बाद नेक्स्ट प्रोजेनी हम गेन कर सकते हैं, और वी कैन से कि 2 हफ्ते से पहले ही गेन कर लेंगे। तो और अगर लेते नहीं तो मैक्सिमम 2 वीक्स में जो है हमें नेक्स्ट जनरेशन मिल जाएगी, रिजल्ट मिल जाएंगे जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है। तो ज़्यादा टाइम के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ईच मेटिंग, अगर एक बार मेटिंग कराई है तो उस एक मेटिंग से, सिंगल मेटिंग से जो है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी यहाँ पर डेवलप की जा सकती है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स यहाँ से डेवलप किए जा सकते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म सीन है, मीन्स मेल और फीमेल जो एनिमल है उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। साइज में ही इनमें वेरिएशन होते हैं, और साइज में अगर वेरिएशंस ले तो जो फीमेल है वो साइज में बड़ी होती है, और जो मेल है लगभग उससे हाफ होता है साइज में। तो मेल छोटा होगा और फीमेल साइज में बड़ी होगी, तो इसीलिए आइडेंटिफाई हो सकता है सेक्स, मेल फ्लाई कौन सी है और फीमेल फ्लाई कौन सी है। नेक्स्ट, दे हैव ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, केवल 4 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं। जब केवल 4 पेयर क्रोमोसोम्स हैं तो नंबर ऑफ जीन्स भी सिलेक्टेड हो गए, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर कम है तो
कम ही क्रोमोसोम्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा, यानी केवल 4 क्रोमोसोम्स को हम स्टडी करेंगे, 4 पेयर्स को, और उसमें हमें जो है काफ़ी सारे जीन्स इसके वहीं पर मिल जाएंगे, ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक एडवांटेज है, जितना क्रोमोसोम नंबर आगे बढ़ेगा उतने ज़्यादा जीन्स भी कैरी करेगा, साथ साथ उसको स्टडी भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर केवल 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है जिनको इजीली स्टडी किया जा सकता है। और ये जो यहाँ पर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें अगर हम लिखें तो ऑब्जर्वेबल फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ऐसे हेरिडिटरी वेरिएशंस इसके ऊपर डेवलप्ड है ऑलरेडी, ऐसे जीन्स ये कैरी कर रहे हैं कि जो हेरिडिटरी वेरिएशंस को भी मेंटेन कर रहे हैं, और हेरिडिटरी वेरिएशंस भी कौन से, जो इजीली ऑब्जर्व किए जा सके। सो मैनी ऑब्जर्वेबल हेरिडिटरी वेरिएशंस आर सीन। फाइन, नेक्स्ट आप देखिए, ये जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स को आप टेम्परेरीली ईथर से इनएक्टिवेट कर सकते हैं, और सिंपल जो लेंस है, माइक्रोस्कोप लेंस है या हैंड लेंस माइक्रोस्कोप है, उसका आप यूज़ करके इनको डाइसेक्ट कर सकते हैं, इनकी एनाटॉमी वगैरह या इनके जो भी आपने फीचर्स वगैरह देखने इजीली वो किया जा सकता है। तो यानी एग्जामिन अगर आपको करना है तो इजीली आप कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, फ्रूट फ्लाई के, या कुछ एक ऐसे फीचर्स जो कि एक आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंटल टूल में होने चाहिए। तो ये हो गए कुछ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, और जनरली ये आ जाते हैं 1 मार्क 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं। तो आप कोई भी 4-5 इसमें से अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, इवन 3 मार्क्स तक भी आपका ये क्वेश्चन प्रॉपर प्रिपेयर हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ फ्रूट फ्लाई या सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट फ्लाई या एडवांटेजेस ऑफ फ्रूट फ्लाई ओवर पी, और व्हाई मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला एज एन एक्सपेरिमेंटल टूल। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है तो ये आंसर आप एज इट इज लिख सकते हैं। फाइन, सो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।